तो बच्चों हम लोग देख रहे थे फेज, फेज और फेज डिफरेंस का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फेज डिफरेंस और फेज? तो फेज बेसिकली किसको बोलते हैं हम लोग? एंगल को फेज बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा होगा, ठीक है, तो उसको जब आप ऐसे उसकी प्रोजेक्शन लोगे, करेक्ट, तो व्हेन यू टेक द प्रोजेक्शन ऑफ दिस पार्टिकल इस पॉइंट पे, तो आप देखते हो इसका जो शैडो है ना, यहाँ पे कहीं पे इसका शैडो बन रहा है। ठीक है, इसका शैडो कहीं यहाँ पे बन रहा है। और व्हाट वी सी इज कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो इसका देखो शैडो भी ऊपर गया, करेक्ट। ठीक है, फिर वो यहाँ से पार्टिकल यहाँ पर आएगा ना, तो ये शैडो भी इसका यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, इसका शैडो फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, लाइक दैट। फिर ये मीन से यहाँ पर आएगा, फिर ये जब ऊपर जाएगा तो इसका शैडो भी पहले यहाँ पर है। ठीक, तो नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर मैं एक यहाँ पे मैं ज्यूम करूँ एक ये एक पोजीशन वेक्टर है जो कि रोटेट हो रहा है। तो जब ये पोजीशन वेक्टर यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो इसका कुछ यहाँ पे पोजीशन होगा, इसका जो वेव मेरी बन रही होगी उसका कुछ पोजीशन होगा। so that this will be the amplitude of the wave at this point, at this angle, this is the amplitude of the wave। ठीक है, समझी बात? तो देखो अभी यहाँ पर देखो, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो ये जो प्रोजेक्शन वेक्टर है, ये ऐसे कोई तो वेक्टर घूम रहा है और एंड लेट्स से वो अभी इस पॉइंट पर है। देखो इसका प्रोजेक्शन जब आप लोगे तो देखो ये लेंथ आपको दिखाई दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? ये लेंथ दिखाई दे रही है ना। और इसी लेंथ को जब आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया, कहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया? इस वेव वेव की इक्वेशन में, दिस विल बी द एम्पलीट्यूड एक्चुअली। ठीक है, अब देखो अगर ये ऐसा आ गया तो इसका यहाँ पे कोई शैडो ही नहीं आएगा, दैट मीन्स दिस इज, अभी इसका एम्पलीट्यूड का पोजीशन 0 हो गया। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई? नाउ लेट्स से अभी मेरा जो जो दैट फेजर, ये जो पोजीशन वेक्टर था, ये रोटेट होके ऐसा आ गया। तो अभी देखो इसका एम्पलीट्यूड का पोजीशन क्या होगा? दिस विल बी द पोजीशन। राइट, अब देखो अगर यहाँ पर है तो दिस विल बी द पोजीशन लाइक दिस। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? तो दिस इज अबाउट फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम मतलब अभी तो ये तो फेज हो गया इसका। फेज मतलब जहां से वॉट एवर इज द फेज, फेज का मतलब होता है उस पॉइंट से कितना एंगल है। अगर सपोज वेव यहाँ से चली होगी, ठीक है, करेक्ट, या ऐसे जा रही है, वॉट एवर वेट इज गोइंग, तो जिस पॉइंट से भी तुम्हारा वेव स्टार्ट हुई उस पॉइंट से हम जो एंगल मेजर करते हैं उसको फेज बोलते हैं। और एसएचएम में मैंने आपको कल बताया था कि एसएचएम में दो पॉइंट्स के बीच के एंगुलर सेपरेशन को फेज डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तब जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे अगर हमें इसमें यहाँ पर हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस फाइंड करना है। इस पॉइंट के बीच में ये पी, ये पी और ये क्यू, ठीक है, ये पी और ये क्यू, इससे और इससे हमें फेज डिफरेंस फाइंड करना है, करेक्ट। तो देखो कुछ फॉर्मूले बच्चों को ध्यान में रखो, ठीक है, विल सी दैट हाउ टू कैलकुलेट फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा फाई, दिस इज फेज डिफरेंस, इक्वल टू, एक सेकेंड ना, या, तो इसका जो फॉर्मूला था ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। इट कैन ऑल्सो रिटन इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, तो अब देखो इस फॉर्मूले को लगा के हम फेज डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। पहले तो सब बच्चे लिख ले फेज डिफरेंस का फॉर्मूला, प्लीज राइट इट डाउन, फिर मैं आपको बताऊंगा इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है आपको। चलो अब देखते हैं बच्चों इस फॉर्मूले को हमें यूज कैसे करना है। ठीक है, नाउ वी विल सी हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर व्हेन यू, यहाँ पर आप देखो इसको, तो तो देखो मैंने फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स बेसिकली होता है पाथ डिफरेंस, करेक्ट। यहाँ पे पाथ डिफरेंस है। तो जब हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखते हैं पाथ डिफरेंस,
व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पाथ डिफरेंस कितना है? ये है लैम्डा बाई 4, जिसको आप टी, सॉरी आई एम सो सॉरी, सिंपली लैम्डा, इसको आप टी भी लिख सकते हो। अगर टाइम में देखोगे, टाइम डिफरेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में टाइम इलैप्स कितना हुआ? इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में टाइम इलैप्स हुआ टी, करेक्ट। उसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक व्हाट इज द टाइम डिफरेंस? टाइम, पहले तो पाथ डिफरेंस देखते हैं। पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4 है ना, देखो लैम्डा बाई 4 है। और यहाँ से तक टाइम डिफरेंस अगर आप देखोगे तो टाइम डिफरेंस है टी बाई 4, ठीक है। तो बस यहाँ पे तुम्हारा ये डेल्टा एक्स हो गया, ये तुम्हारा डेल्टा टी हो गया। 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स कितना हो गया? लैम्डा बाई 4। टू दिस गोज पाई बाई 2 आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने कल आपको बताया भी था, दिस इज व्हाट, ये यहाँ से तक पाई बाई 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो फेज चेंज हो रहा है वो पाई बाई 2 का हो रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो अगर आप इसको सर्कुलर मोशन में देखोगे तो पार्टिकल जो होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। ये बेसिकली ऐसा है, दिस करस्पॉन्ड्स टू दिस पॉइंट। जब पार्टिकल पूरा यहाँ पर ऐसे पहुंचे तो दिस करस्पॉन्ड्स टू दिस पॉइंट। तो जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा होगा दिस करस्पॉन्ड्स टू दिस पॉइंट, फिर पार्टिकल इसके बाद नीचे गया होगा तो दिस ऐसे, दिस करस्पॉन्ड्स टू दिस पॉइंट लाइक दिस। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक व्हाट इज द फेज डिफरेंस? पाई बाई 2, ठीक है, समझ गए बात। इसी को आप चाहो तो टाइम डिफरेंस के टर्म्स में भी ले सकते हो, 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी, so this will be how much? 2 pi by t into t by 4 equal to pi by 2, ठीक है। so this is basically our phase difference। समझ में आई बात बच्चों? फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस समझ में आया? ओके, तो जैसा मैंने कल भी जैसे एक आपको आई थिंक ब्रीफ हिंट दिया था, व्हाट डू वी मीन बाय सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो रहता है ना, बेसिकली इट मींस वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेव। तो ये हमें मिला कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था कल, आई जस्ट शो इट हियर ओनली डायग्राम, पर कल मैंने बताया, हाँ। जैसे अभी सपोज दो वेव्स ऐसे जा रही है, करेक्ट। जब यहाँ पे मिलेंगी तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा, अगर सपोज एम्पलीट्यूड a1 है, इसका a2, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी a1 प्लस a2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जब वेव्स मिलेंगी a1 या a2 है तो a1 माइनस a2, ठीक है ना। तो दिस इज बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। So now, yeah, तो सुपरपोजिशन मतलब होता है बेसिकली वेक्टर एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स, करेक्ट। ये हमें मिला कैसे, कैसे मिलता है वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेव्स, ठीक है। तभी आप ऐसा समझो, मान लो हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों दो वेव से सेम कर दिया, हम जैसे यहाँ पे कुछ अजम्पशन करते हैं, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम ऑफ टू वेव, ठीक। तो सपोज यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज सेम, ओमेगा इज सेम फॉर टू वेव्स, जो दो वेव्स आ रही होंगी उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। ओके, अब अच्छा, जो सुपरपोजिशन हो रहा होगा वो एक एक पॉइंट, किसी पॉइंट पे हो रहा होगा ना, करेक्ट। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, या तो ऐसा अज्यूम कर लो x इज इक्वल टू 0, करेक्ट। आप चाहो तो यहाँ पे x भी अज्यूम कर सकते हो, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट लेट्स अज्यूम x इज 0 एट दैट पॉइंट, ठीक है। या चलो हम अज्यूम कर लेंगे कुछ तो है यहाँ पर x की वैल्यू, ठीक। तो अगर आप ऐसा अज्यूम करते हो फिर देन एक्चुअली अपना जो डेरिवेशन है इट विल बिकम लिटिल मोर लेंथियर। तो हम यहाँ पे ऐसा जूम करके चलेंगे कि भाई मेरा x 0 है, ठीक है। तो सपोज मेरी एक y, जो एक वेव है, इसका जो एम्पलीट्यूड है y साइन ओमेगा टी, चलो ठीक है, हम यहाँ पे मान लेंगे कि x भी है यहाँ पे कुछ, इसको हम एक टर्म मान के चलेंगे फिर, ठीक है।
y1, और ये जो मेरा दूसरा y2 है ये कितना है, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, प्लस फाइव। अब ये फाइव क्या बता रहा है कि दोनों दोनों वेव्स के बीच में देयर इज सम एंगुलर सेपरेशन। देखो, तो अगर मुझे इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है, अगर मुझे इस y1 और y2 इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, y1 ऐसा और y2 ऐसा, दोनों के बीच में एंगल फाइव है, करेक्ट। और यही दो, ये पूरा का पूरा ऐसा, ये जो रहेगा ना, ये पूरा पूरा ऐसा घूम रहा होगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे वी हैव मेड थिंग्स वेरी सिंपलर, इसका इक्वेशन डेराइव करने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे दो ये वेव की इक्वेशन है, ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई टू ए टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। आप यहाँ पे चाहो तो एक्स को जीरो भी रख के प्रूव कर सकते हो, जैसे आपकी बुक में उन्होंने किया है। आपकी बुक में उन्होंने एक्स इज इक्वल टू, मतलब ये एक्स का टर्म लिया ही नहीं है उन्होंने वहां पर, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने फिर दे हैव डिराइव्ड इट फर्दर, एनीवे। तो अब सुपरपोजिशन में मतलब वी हैव टू ऐड दीस टू वेव्स ना, देखो इसका एडिशन कैसे आता है, ठीक है, a1 साइन, बट इससे भी आ जाएगा, यदि हम लोग ट्राई करेंगे तो आई थिंक वी विल गेट, ठीक है। तो यहाँ पर बस आप ओमेगा टी माइनस के एक्स को एक टर्म पकड़ के चलो, ओमेगा टी माइनस के एक्स को एक टर्म पकड़ के चलो, ठीक है। तो yes, तो इसको एक टर्म पकड़ के चलो। तो अब देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मालूम होगा आपको, मालूम है कि नहीं मालूम है। तो बस यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को पुट कर दूंगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस फाई, ध्यान से देखना बच्चों, सारे स्टेप्स ध्यान से देखना, प्लस ए टू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाई, ठीक है। यहाँ पर देखो, अभी साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो एक्चुअली इसको जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर इसको थोड़ा उठा के साइड में यहाँ पे रख देते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो हैव विद इट a1 प्लस a2 cos phi प्लस a2 sin phi sin cos ऑफ ओमेगा टी माइनस के। अब आपने बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह की इक्वेशन सॉल्व की है, तो किस तरह की इक्वेशन, अभी मैं थोड़ा अलग बता दूं, तो ध्यान, ये समझे ना सब बच्चों को। तो यहाँ तक तो आई डोंट थिंक तो किसी को कुछ डाउट होगा। देख लो, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, जिस भी स्टेप में डाउट रहे बताना मुझे, ठीक है, ओके। जिस भी बच्चों स्टेप में आपको डाउट आएगा प्लीज लेट मी नो, ओके। तो अब देखो, बेसिकली जो बच्चे अभी आए 4-5 बच्चे, उनके लिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। फेज डिफरेंस तो कल मैंने बता दिया था, उसका मैंने हम लोगों ने जैसे फॉर्मूला पहले देखा। फिर देखो, दैट मीन्स अगर मेरे पास दो वेव्स है, y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के है, ठीक है, और y2 a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो यहाँ पे ओमेगा और के का जो टर्म है ये हमने सेम ले लिया फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। आप यहाँ पे अलग अलग भी ले सकते हो तो भी आपका सेम ही रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। ओनली थिंग इज यहाँ पे कुछ देयर सम चेंजेस विल बी देयर, बट हमने यहाँ पे इसको टू मेक थिंग्स लुक सिंपल, हमने इसको वी हैव टेकन इट सेम। यहाँ पे देयर सम फेज डिफरेंस ऑफ फाइव, दैट मींस व्हाट, अगर ये वेव तुम्हारी y1 है, मतलब ये वेव, इस वेव का एम्पलीट्यूड अगर ऐसा है तो इस वेव का एम्पलीट्यूड फाइव एंगल पर हो, ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो फिर बस हमने जस्ट इसको जस्ट ओमेगा टी माइनस के, इसको हमने एक एक एंगल माना है, और फाइव, तो इसको हमने जस्ट ओपन कर दिया, साइन साइन ए प्लस बी। यहाँ पर इसको एक एंगल मान के पकड़ के चलो और साइन ए प्लस फाइव लगा दो, ऐसा कुछ तो आ जाएगा आपका, दिस एक्सप्रेशन यू विल सी। समझिए ना बात, ओके। अब अच्छा बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, अगर मेरे पास एक इस तरह का एक्सप्रेशन है,
ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा, सॉरी बी साइन नहीं, बी कॉस थीटा। तो इसको हम इस टर्म को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? तो कभी मेरा इसी फॉर्म में, ये ए हो गया मेरा, यहाँ पे ये बी हो गया। तो अगर हमने इस इक्वेशन को एक सिंगल इक्वेशन के फॉर्म में लिख ले, जो कि साइन की इक्वेशन है, देन मेरे लिए चीजें थोड़ी सिंपल हो जाएंगी। तो देखो इस इक्वेशन के साथ हाउ व्हाट ऑल थिंग्स वी डू, ध्यान से देखना। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इस इक्वेशन में, आई एम जस्ट, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर एक ऐसा ट्राइंगल बनाओ, देखो बहुत आसान सी टेक्निक है। यहाँ पर ट्राइंगल बनाओ, ए हो गया ये, बी हो गया ये हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, तो अगर आप देखोगे तो हमें इसको कॉस का टर्म बनाना है ना, इसको हमें कॉस का टर्म बनाना है। इसको हम साइन बना देंगे, इसको इसको कॉस बना देंगे, तो कॉस के टर्म्स में हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। हमें इसको साइन के टर्म्स में फॉर्मूले को बनाना है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे कॉस चाहिए, करेक्ट, कॉस चाहिए। तो इस एंगल को मान लो फाई। देखो कॉस फाई यहाँ पे कितना हो गया, ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन फाई यहाँ पे कितना हो गया, बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रॉब्लम सॉल्व। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस विल बी कॉस ऑफ फाई साइन थी। चलो फाई की जगह में यहाँ पे इसको डेल्टा लिख लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव यूज दैट टर्म फाई फॉर फेज एंड ऑल। इसको हम डेल्टा लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कॉस डेल्टा, कलर किस चीज में होगा, कॉस डेल्टा साइन फाई प्लस ये हो गया साइन डेल्टा कॉस थीटा, ठीक, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर बच्चे देखो एक टर्म में क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस विल बी साइन ऑफ थीटा प्लस डेल्टा। दैट मीन्स जब भी हमारा दो ये टर्म्स हो, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा इज tan डेल्टा बेसिकली इज, tan डेल्टा इज b बाई a, ठीक है ना, समझ में आई बात। समझ में आई ना बात बच्चों। ओके, तो अब देखो, अब ये वाला जो टर्म था मेरा, ये वाला टर्म जो मैंने यहाँ पे लिखा था, इसको जरा हम नीचे लेके जाते हैं, और इसमें ए ये है, बी ये मेरा, ठीक, इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो ये वाला जो टर्म है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये ए है ये बी है, तो जरा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, जरा कितना आता है। ए स्क्वायर, जब आप इसको रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई प्लस ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। अब डेल्टा क्या हो जाएगा, tan डेल्टा विल बी b अपॉन है, तो tan डेल्टा हियर इज अगेन b by a, तो b is this upon this, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आई बात। ओके, सो नाउ बच्चों, अब यहाँ पर आप अगर यहाँ पर जैसे इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो,
सो a2 cos स्क्वायर फाइव प्लस a2 sin स्क्वायर फाइव, तो ये कितना हो जाएगा हमारा a1 स्क्वायर प्लस a2 square. a2 square, we can just take common cos square 5 plus sin square 5, that will make it 1 plus 2a1 a2 cos 5, and this gives us sin of omega t minus kx plus. और बच्चों यहाँ पर ये ऑब्जर्व करो, ये जो फॉर्मूला हमारा दिख रहा होगा आपको, ये फॉर्मूला इज दिस फॉर्मूला इज व्हाट, दिस फॉर्मूला वेक्टर एडिशन का है कि नहीं है ये फॉर्मूला? देखो ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, हमें ऐसा समझना है कि ये दो एम्पलीट्यूड, एक्चुअली मैंने y1 y2 लिख दिया, बट आप इसको चाहो तो a1 a2 भी लिख सकते हो, जस्ट इज टू राइट इट एज a1 a2, ठीक है, a1 a2 एट सम एंगल फाइव। तो इसका जो वेक्टर एडिशन होगा, अगर इसका वेक्टर एडिशन होता, तो आपको नहीं लगता इसका वेक्टर सम इन दो एम्पलीट्यूड का यही आ जाता, यही आ जाता ना इसका वेक्टर रिजल्टेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं a net sin of omega t minus kx plus delta, दिस इज y। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, देख लो, कुछ डाउट अगर किसी को है तो कोई प्लीज आस्क। ओके, सो इन शॉर्ट, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट वी कैन से हियर इज, जो यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, where phi is phase difference between two amplitude, where phi is what? Phase difference between two amplitude। ठीक है, समझ में आई बात? चलो अब जल्दी से कुछ डाउट किसी बच्चे को तो जल्दी से पूछो मुझसे, हम इस पर कुछ एक दो प्रॉब्लम करते हैं। तो बच्चों, हम जस्ट राइटिंग आउट अ प्रॉब्लम ओवर हियर, प्लीज आप लोग भी नोट डाउन कर लो इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेव्स है मेरे पास, y1 इज इक्वल टू 4 साइन 20x माइनस 30t, y2 इज इक्वल टू 4 साइन 25x माइनस 40t। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि एट x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे सब सेंटीमीटर और सेकंड में, तो x इज इन सेंटीमीटर एंड y इज इन x and y is in centimeter and t is in second, so x and y in centimeter and t in second। मैंने इस क्वेश्चन को स्लाइटली चेंज कर दिया है, और t जो है, t is basically t is 2 सेकेंड। ठीक है, so can you calculate, ठीक है बताओ, अच्छा पहले तो बताओ यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा? फेज डिफरेंस को हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा 5 में, व्हाट विल बी फेज डिफरेंस, जल्दी से बताओ। ठीक है, मैं पूरा ही क्वेश्चन लिख देता हूँ, ए पार्ट ये और बी पार्ट आपको बताना है। तो जब ये दो वेव्स मिलेंगी तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना दे सकते हैं और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना दे सकते हैं, करेक्ट? तो आपको बताना है व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट कुड बी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड व्हाट कुड बी मिनिमम एम्पलीट्यूड, करेक्ट? चलो जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से। मैंने आपको क्या बताया, फेज क्या होता है, फेज ये होता है, ठीक है? तो यहाँ पे बस एक्स और टी की वैल्यूज दोनों जगह पुट कर दो। तो जब आप यहाँ पर एक्स और टी की वैल्यूज पुट करोगे, बहुत ही सिंपल है बच्ची है,
तो यहाँ पर देखो y1 कितना आ जाएगा, y1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो y1 आ जाएगा 4 इंटू साइन कितना 20 इंटू 5 माइनस 30 इंटू 2, 20 इंटू 5 माइनस 30 इंटू 2, तो कितना हो गया 4 साइन 40। इसी तरह y2 कितना होगा 4 साइन 25 इंटू 5 माइनस 40 इंटू 2, ठीक है। तो कितना हुआ ये 4 साइन, ये हो गया 125 माइनस 80 कितना हो गया ये 65, कितना हुआ ये 45 80 ना 80, हाँ 80 और ये 125, ये 45 हो गया। अच्छा ये एंगल्स जनरली रेडियंस में रहते हैं, डिग्रीज में नहीं रहते, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, बस इन दो एंगल का डिफरेंस है ना, तो 45 माइनस 40 इज इक्वल टू 5 रेडियन, ठीक है। इसी तरह व्हाट कुड बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड व्हाट कुड बी मिनिमम एम्पलीट्यूड। अब देखो बच्चों, अब आपको मान लो वेक्टर का मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड कितना मिल सकता है आपको यहाँ पर, जब ये दो दो वेक्टर ऐसे लगे होंगे ना, जब ये दो एम्पलीट्यूड ऐसे लगे होंगे तो आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल सकता है ना। तो अभी हमने देखा रिजल्टेंट का फॉर्मूला ए आर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, ठीक है। तो अगर मान लो मेरा ये cos फाइव का वैल्यू जो है ये +1 हो गया, तो हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल जाएगा विच विल बी नथिंग बट a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर विच इज a1 प्लस a2। और अगर ये -1 हो गया तो हमें यहाँ पे ए रिजल्टेंट कितना मिल जाएगा a1 माइनस a2 मिल जाएगा, ठीक है। अगर cos फाइव मेरा यहाँ पर -1 हो गया तो मुझे ए आर की वैल्यू ये मिल जाएगी। अगर +1 हो गया तो मुझे ए आर की वैल्यू ये मिल जाएगी ना, आई विल गेट दिस और आई विल गेट दिस, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं, ठीक है ना। तो ओके, ठीक है ना, समझ में आई ना बात। ओके, सो बच्चों यहाँ पे या ठीक है, तो यहाँ पे या तो यहाँ पे देखो a1 और a2 की वैल्यू आई थिंक सेम है, a1 a2 की वैल्यू 4 है यहाँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए मैक्स कितना हो जाएगा, ए मैक्स 8 हो जाएगा और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। बच्चे इस प्रिंसिपल को एकदम अच्छे से ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि ये जब हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन करेंगे ना, वहां पर इस टाइप के बहुत से आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे, ठीक है। चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं इसी टाइप का, जल्दी से बताओ बच्चे। देखो कंसेप्ट समझो, यहाँ पे फेज का क्या है, ठीक है, ट्राई करो अपने आप से उसको सॉल्व करने का। तो क्या बोले, अ पार्टिकल ऑन दिस प्रोग्रेसिव ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, a particle on this string takes 4 milliseconds to move from its mean position to one of its extreme position, ठीक है। तो पार्टिकल को देखो अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से तक जाने में 4 मिलीसेकंड का टाइम लग रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा होगा, अगेन 4 मिलीसेकंड, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा होगा 4 मिलीसेकंड, फिर यहाँ से वापस आने में 4 मिलीसेकंड, तो टोटल कितना टाइम लगा इसको, इसका टाइम पीरियड जो हो गया वो कितना हो गया 16 मिली सेकेंड हो गया, सॉरी मीटर पर सेकेंड लिख दिया मैंने, ये मिली सेकेंड होगा, ठीक है। ठीक है,
या तो डिस्टेंस पार्टिकल ऑन द स्ट्रिंग टेक 4 मिलीसेकंड टू मूव फ्रॉम, ठीक है। तो अभी द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग विच आर एट इट्स मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे कौन से पॉइंट होते हैं, देखो आपको वेव ऐसे दिखाई देता है ना, तो मीन पॉइंट, मीन पोजीशन पे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। दैट मीन यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू पता चल गई, ये लैम्डा बाई 2 है, दैट मीन लैम्डा विल बी 4 सेंटीमीटर। ओके, तो बस, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी विल, तो समझ में आया ना बच्चों, इसको यहाँ से तक जाने में 4 मिलीसेकंड लग रहा है, यहाँ से तक आने में अनदर 4 मिलीसेकंड, फिर यहाँ से तक जाने में अनदर 4 मिलीसेकंड, यहाँ से तक आने में 4 मिलीसेकंड, क्योंकि मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल यहाँ से आपको देखना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में सेम टाइम लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में सेम टाइम लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में सेम टाइम, फिर यहाँ, तो एक आपको ये यहाँ से ये डिस्टेंस दिया 4 मिलीसेकंड, तो टोटल पूरा सर्किल कंप्लीट करने, पूरे एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने 16 मिलीसेकंड। तो फ्रीक्वेंसी ए पार्ट, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 1/t विच इज 1/16 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, कितना हो गया ये 1/16, तो दिस इज 62.5 हर्ट्ज, ठीक। और लैम्डा तो बता ही दिया मैंने 4 सेंटीमीटर हो गया, और स्पीड कितनी होगी, और स्पीड यहाँ पे होगा लैम्डा बाई, लैम्डा इज 4, 16 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई, तो 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 हो गया ना, तो ये 0.25 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड विच इज एक्चुअली 250 सेंटीमीटर पर सेकंड आ रहा है, विच कैन बी रिटन एज 2.5 मीटर पर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो बच्चों जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बच्चों जल्दी बताओ इसका क्या आंसर होगा। ओके बच्चों अभी मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर आपको फाइंड करना है फेज डिफरेंस π/2 हो जाए। फेज डिफरेंस π/2 मतलब पाथ डिफरेंस कितना होगा, करेक्ट। तो मिनिमम डिस्टेंस पूछा बिटवीन टू पार्टिकल्स ना, ये क्या पूछ रहा है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स कितना होगा, तो दैट दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो जाए आपका, मतलब फेज डिफरेंस कितना हो जाए, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई आपका π/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो बच्चों यहाँ पे यस व्हाट वी कैन डू इज डेल्टा फाई इज इक्वल टू, हमें मालूम है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। जनरली हम बिकॉज डिस्टेंस पूछा है तो हम डिस्टेंसेस के टर्म्स में लिखेंगे, तो डेल्टा फाई कितना हो गया π/2 इक्वल्स टू 2π/λ, और डेल्टा एक्स कितना होगा
तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। ठीक है, डेल्टा एक्स इज लैम्डा बाई 4। तो यहाँ पे लैम्डा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस इक्वेशन से लैम्डा आपका आएगा 100 सेंटीमीटर और लैम्डा बाई 4 कितना आ गया 25। तो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। यस, नचिकेत का भी आ गया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए बच्चों। तो बच्चों नाउ व्हाट कंसेप्ट वी आर ट्राइंग टू स्टडी इज स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव देखते क्या होता है। देखो, जब भी आप कोई भी यहाँ पे पल्स जनरेट करते हो, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे तो मैनुअली है तो इसलिए इट वोंट बी सो नाइस, बट जब भी आप यहाँ पे कोई पल्स जनरेट करते हो, ठीक है, तो बेसिकली देखो क्या होता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक पल्स केवल जनरेट करता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल अभी समझो यहाँ पे एक मैंने पल्स जनरेट कर, क्या वो, क्या देखा आपने, व्हाट डिड यू सी। अगर मान लो मैंने यहाँ पे पल्स जनरेट करी, व्हाट डू यू सी। अभी मैंने यहाँ पे डैम्पिंग, डैम्पिंग मतलब जो हम देखते हैं ना अपने ऑसिलेशन थोड़ा कम हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ डैम्पिंग। तो अभी मैंने अगर यहाँ पे पल्स को यहाँ पे जनरेट किया, तब देखो ये पल्स रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे इसका फेज चेंज हो रहा है कि नहीं, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे भी इसका जो फेज चेंज है, इट द फेज इज चेंजिंग बाय एन एंगल ऑफ पाई। पाई, हाँ, पाई से फेज चेंज हो रहा है, 180 डिग्री से फेज चेंज। ठीक है, अब चलो मैं यहाँ पे एक पल्स यहाँ पे निकाला, अभी यहाँ पर एक पल्स और करेंगे। ठीक है, फिर मैंने एक तीसरी पल्स यहाँ पे, एक चौथी पल्स, एक पांचवी पल्स, एक छठी पल्स, एक सातवीं पल्स, एक आठवीं पल्स, एक नौवीं पल्स दे दी। ठीक है, फिर एक 10वीं पल्स भी दे दी मैंने। ठीक है, फिर एक 11वीं पल्स दे दी। ठीक है, फिर एक 12th पल्स दी मैंने यहाँ पर। नाउ व्हाट आई डू, लेट मी गिव आल्सो अ 13th पल्स। व्हाट आर यू सीइंग बच्चे, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है यहाँ पे जब मैं इसमें पल्स दिए जा रहा हूँ तो। 12 के बाद मान लो मैंने यहाँ पे 13 दी ना, चलो 14 पल्स भी दे देते हैं। क्या देख रहे हो बच्चे यहाँ पे, क्या हो रहा है, क्या देख रहे हो बच्चों। यस बच्चे बताइए जल्दी से, क्या देख रहे हो आप। 17, 18, 19, 20, 21, 22। डांस करते हुए दिख रही है ना इसके। अच्छा, सम सॉन्ग इज बीइंग प्लेड। ओके, सो दिस इज, यहाँ पे आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट ए स्टैंडिंग वेव एक्चुअली, तो इसमें मिलना थोड़ा मुश्किल है मुझे लग रहा है। देखो, तो अगर देखो दिस इज अ वेरी आइडियल कंडीशन एक्चुअली। तो अगर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, चलो उसको रिस्टार्ट करके देखते हैं। और यहाँ पे एनर्जी लॉस होने लगा तो दिस फाइनली स्टॉप। तो अगेन फिर से ऑब्जर्व करना, ठीक है, मैंने यहाँ पे पल्स दी, रिफ्लेक्ट हुई, फिर जब भी पल्स यहाँ पे थी, फिर मैंने दूसरी पल्स दे दी, तीसरी पल्स दे दी, फिर एक चौथी पल्स दे दी, पांचवी पल्स दे दी। तो बेसिकली देखो क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि ये पल्स है ना, ये जब पल्स यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आई, अगर मैंने दूसरी पल्स दे दी, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्यों बन रहा है ऐसा स्ट्रक्चर, दिस इज बिकॉज ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ द वेव। ये किसकी वजह से ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, दिस इज बिकॉज ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ द वेव। अगर मैं इसको मैन्युअली देता हूँ, आई जस्ट शो इट, करेंगे, अभी देखो यहाँ पे ये ऐसे आ गया। अब अगर मैंने इसको ये दे, तो यहाँ पर देखो ये सुपर पोजिशन दिख रहा है आपको, यहाँ पे सुपर पोजिशन होते हुए दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, करेक्ट। तो अब अगर मान लो, दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव। यहाँ पर वेव्स का सुपर पोजिशन, मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड में दे आर काइंड ऑफ गेटिंग एडेड अप। ठीक है, इसको स्लो मोशन में देखना, देखो इसको स्लो मोशन में। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी यहाँ पे। ओके,
सो बेसिकली जब भी हम कोई भी वेव जनरेट करते हैं तो उसमें क्या कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक तो उसमें होता है रिफ्लेक्शन, करेक्ट। यहाँ पे तुमने पल्स जनरेट कर दी, तो ये पल्स यहाँ पे जाके क्या होगी, यहाँ से ये पल्स यहाँ पे जाके ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। एंड इफ वी कंटिन्यू टू जनरेट पल्सेस फ्रॉम हियर, इफ वी कंटिन्यू टू जनरेट पल्सेस फ्रॉम हियर, तब क्या होगा, करेक्ट। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये वेव यहाँ पर ऐसे आएगी एंड ये वेव यहाँ पर ऐसे आएगी। तो एक बार से इन दोनों वेव्स में destructive interference over, they will cancel out each other. Okay, but after some time what happens, it may be also a possibility कि यहाँ से एक वेव आ रही है और यहाँ से एक ऐसी वेव आ रही है, करेक्ट। इन दोनों वेव्स में there could be a, ये दोनों वेव्स हो सकता है कंबाइन होके एक आपको रिजल्टेंट वेव कुछ ऐसे दे देगा, मतलब ये यहाँ पर आई तो वेव ऐसे कुछ मिल जाए, ठीक है। एम्पलीट्यूड आपको ऐसा मिल जाए, हो सकता है, ठीक। राइट, अब हो सकता है फिर अब ये वाली वेव यहाँ पर आई, अब जो आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा वो और भी बड़ा एम्पलीट्यूड मिलेगा, करेक्ट। तो ऐसा होता रहेगा अगर, करेक्ट। बट नाउ व्हाट वी सी हियर इन नॉर्मल सिनेरियो इज, जब भी वेव्स मेरी यहाँ पे वेव्स काइंड ऑफ ऑसिलेट होती हैं तो यहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस भी होता है, ठीक है। एनर्जी लॉस भी तो होता है, अगर मेरे यहाँ पे कुछ वेव्स बन रही हैं तो यहाँ पर कुछ एनर्जी लॉस की वजह से उनका एम्पलीट्यूड कम भी होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा। तो देखो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, अगर मैं यहाँ पे डैम्पिंग भी लगा दूं, तो अगर मैं यहाँ पे डैम्पिंग लगा दूं बच्चों, तो देखो दो चीजें होंगी यहाँ पर। तो जब मैं इसको ऑसिलेट कराऊंगा, ठीक है, तो तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा होगा, यहाँ पर आप कुछ एनर्जी डाल रहे हो, यहाँ पे कुछ एनर्जी डाल रहे हो, यहाँ पे वेव्स क्या हो रही होगी, अभी आपको शायद यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, बट एक्चुअली में ये फिनोमिना हो रहा है यहाँ पे। अभी मैंने आपको मैनुअली और पल्स से करके दिखाया है कि जब भी दो वेव्स, मतलब यहाँ पर हम कुछ कुछ भी ऑसिलेशन करते हैं यहाँ पर, तो जो पल्स पल्स बनती है, करेक्ट, और यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड पल्स आ रही है, इन दोनों के बीच में देर इज सम काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। यहाँ पे कुछ इंटरफेरेंस हो रहा है, इंटरफेरेंस मतलब दोनों वेव्स काइंड ऑफ वेक्टरली ऐड या वेक्टरली सब्ट्रैक्ट होती है, सुपरपोजिशन होगा इन दोनों वेव्स के बीच में, ठीक है। पर मैंने जो प्रीवियस केसेस दिखाए थे आपको, वहां पे कुछ एनर्जी लॉस नहीं दिखाया था, करेक्ट। तो उसमें इसलिए आपने देखा था कि जब मैं पल्स वाला ये वाला जब हम लोग देख रहे थे, जब हम लोग ये वाला देख रहे थे, तो अगर मैंने यहाँ पे डैम्पिंग एकदम जीरो कर दी और अगर मैं इसको ऐसे देता गया पल्स, तो देखो इसकी एनर्जी जो है ना बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। इसकी जो एनर्जी इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। You can see this energy is kind of always increasing. और अब स्लो मोशन में देखो बच्चे, यहाँ पे आई डोंट नो if you are able to see this some kind of superposition taking place, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? आई डोंट नो if you are able to observe that, ठीक है। तो एनीवे, तो पॉइंट इज कि जब भी हम देखो यहाँ पर, मैंने तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आया इसका, यहाँ पे then there's some superposition kind of thing that is taking place, ठीक है। Okay. You can see here if I slightly increase, तो करेक्ट। तो अब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आई है, ये समझ में आया कि नहीं आई? यहाँ पर बेसिकली क्या क्या हो रहा होगा, देखो यहाँ पर हमें जब भी हम कोई भी वेव जनरेट करते हैं तो रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, फिर सुपरपोजिशन हो रहा होगा एंड देयर विल बी सम लॉसेस दैट माइट हैव बीन टेकिंग प्लेस। यहाँ पे कुछ लॉसेस भी हो रहे होंगे जो हमें यहाँ पे डैम्पिंग की वजह से दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो हमें डैम्पिंग की वजह से दिखाई दे सकते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? इतनी बात आपको समझ यस में आई? सर। ओके। अब देखो स्टैंडिंग वेव क्या होता है, व्हाट इज स्टैंडिंग वेव। अब अगर मान लो मेरे पास एक वेव ऐसी है,
ओके, तो अब मेरे पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक रेड कलर की वेव और एक ब्लू कलर की वेव दिख रहा है, एक रेड एक ब्लू कलर की। इसको कैन मेक इट फुल स्क्रीन। इफ आई जस्ट मेक इट फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा ना यहाँ पर कौन सा। Anyways, सही है क्या? चलो ठीक है। तो अभी अभी यहाँ पर देखो, ये बेसिकली दो वेव है, एक वेव प्रोबेबली ऐसे जा रही हुई, एक वेव आ रही है, वॉट एवर वे इट इज, करेक्ट। यहाँ पर दो वेव यहाँ पर सुपर इम्पोज कर दी है एक दूसरे को। इफ आई जस्ट पॉज दिस, करेक्ट, तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड कितना है, या रुको एक सेकंड, या ठीक है। तो देखो ये वाला, इस वाले पॉइंट का जरा एम्पलीट्यूड आप देखो, करेक्ट, इस वाले पॉइंट का एम्पलीट्यूड आपको कैसे दिखाई दे रहा है, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, करेक्ट। तो इसका इस वाले पॉइंट पर अगर आप देखोगे, इसको थोड़ा सा और लेते हैं, ठीक है। तो अभी पॉज करते हैं। तो इस वाले पॉइंट पे बच्चे देखो क्या हो रहा है, ये वेव ऊपर जा रही है, ये वेव नीचे आ रही है, तो दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी जरा इस वाले पॉइंट का एम्पलीट्यूड देखते हैं जरा, इस वाले पॉइंट का क्या हो रहा है ना। हाँ, देखो इस वाले पॉइंट पे दोनों ये पॉइंट एकदम साथ साथ में नीचे जा रहे हैं और साथ साथ में नीचे आ रहे हैं, दिख रहा है आपको कि नहीं। ये वाला पॉइंट एकदम साथ साथ में, ये एक्चुअली ये पॉइंट ना देखो साथ में ही इसके नीचे जा रहा है, ठीक है। इनफैक्ट दिस विल बी ट्रू फॉर एनी अदर पॉइंट। अगर आप इस पॉइंट को भी अगर आप देखते हो तो देखो इस ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये साथ में ही नीचे जा रहा है, ठीक है, करेक्ट। देखो अब ये साथ में ही ऊपर आ रहा होगा, तो ये दोनों साथ में नीचे जा रहे हैं, साथ में ऊपर आ रहे हैं। तो बेसिकली स्टैंडिंग वेव में आपको बताता हूँ पहले कैसे बनती है, फिर हम थोड़ा इसमें और एनिमेशन से एक्सप्लोर करेंगे। तो जब हम स्टैंडिंग वेव्स की बात करते हैं बच्चों, तो अभी मैंने आपको दिखाया वहां पर कि जब भी हम कोई एक एक स्ट्रिंग में कोई भी वेव को वेव पल्स को क्रिएट करते हैं, मान लो ये मेरा फिक्स्ड एंड है, ठीक है। तो एक वेव तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक, फिर दोबारा फिर से रिफ्लेक्ट होगी एंड ऑल। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि भाई ये वेव और ये वेव मिलके एक काइंड ऑफ एक सुपर इम्पोज वेव ऐसे बना लें, ठीक है। फिर दोबारा से इसका रिफ्लेक्शन होगा, अभी मान लो ये वेव और ये वेव एट सम टाइम ऑफ इंटरवल ऐसे मिल गए फिर से, तो फिर इसका सुपर इम्पोजिशन हो जाएगा एंड इट विल बी लाइक दिस। तो ऐसे तो एम्पलीट्यूड शुड कीप ऑन इंक्रीजिंग, करेक्ट, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, देयर इज सम एनर्जी लॉसेज ऑल्सो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो एनर्जी, यहाँ पे कुछ एनर्जी का इनपुट हो रहा है और यहाँ पे डैम्पिंग की वजह से देयर इज सम एनर्जी लॉस, करेक्ट। अब देखो होता क्या, अगर हमारा एनर्जी इनपुट और एनर्जी लॉस कितनी हो रही है और एनर्जी इनपुट कितना हो रहा है, अगर ये एक बराबर काइंड ऑफ एक रिदम पकड़ लेगा, एनर्जी इनपुट कितनी हो रही है बच्चों और एनर्जी लॉस्ट कितनी हो रही है, अगर ये एक बराबर रिदम पकड़ लेगा, करेक्ट। समझ में आ रही बात क्या मैं बोल रहा हूँ, जितनी एनर्जी इनपुट हो रही है, जितनी एनर्जी लॉस्ट हो रही है, जस्ट लाइक इन केमिस्ट्री यू माइट हैव सीन व्हाट वी से, उसको क्या बोलते हैं, ये वाले साइन लगाते हैं ना, जितना रिएक्शन आगे बढ़ रहा है उतने रिएक्शन पीछे भी जा रहा है। व्हाट यू से दिस, तो क्या बोलते थे, क्या बोलते हैं इस टाइप के रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम काइंड ऑफ। अगर ये इक्विलिब्रियम के स्टेट में पहुंच गया, जितनी एनर्जी इनपुट हो रही है उतनी एनर्जी लॉस्ट हो रही है, करेक्ट, देन व्हाट हैपेंस, यहाँ पे हमारी स्टैंडिंग वेव्स बनती है। एंड व्हाट आर स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं बच्चों, व्हाट आर स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स में अगर आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दे विल बी फिक्स, और ये साथ में ही ऊपर जाएंगे, साथ में ही नीचे आएंगे, ठीक है।
साथ में ही ये जितने भी पार्टिकल्स हैं आपको साथ में ही काइंड ऑफ ऊपर भी जा रहे होंगे और साथ में ये पार्टिकल्स नीचे भी आ रहे होंगे। समझ में आ रही है बात? आई विल शो यू वन एक एनिमेशन दिखाता हूँ रियल लाइफ में कैसे बनाते हैं इनको। समझ में आई बात? चलो रियल लाइफ में पहले हम देखते हैं स्टैंडिंग वेव कैसे। सी दिस अगेन, नथिंग नॉट रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर देखो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ये फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट है, ये पॉइंट ऑसिलेट हो रहा है ऊपर नीचे और यहाँ से कुछ वेव्स बन रही है। तो ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज एट रेस्ट। तब देखो इस पॉइंट पे बेसिकली क्या हो रहा है, फिर इसमें मैं बता देता हूँ आपको। इस पॉइंट पे जितने एनर्जी जा रहा है यहाँ पे और जितने एनर्जी लॉस हो रहा है, दिस इज काइंड ऑफ इन एक इक्विलिब्रियम में बैठ गई ये सब चीज, ठीक है, जिसकी वजह से सारे इसके सारे पॉइंट्स ना एक साथ नीचे आ रहे, एक साथ ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या समझ सकते हैं इसको, इस पॉइंट और इस पॉइंट विच इज एट रेस्ट, देखो इसमें पकड़ के दिखाए ना, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एनर्जी इज काइंड ऑफ ट्रैप्ड, ठीक है। और देखो हमने ये फर्स्ट वाला है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए यहाँ पर। ये देखो यहाँ पे आप 3 ये देख सकते हो। तो ये वाले पॉइंट को नोड बोलते हैं, इस पॉइंट को नोड बोलते हैं, इस पॉइंट को एंटी नोड बोलते हैं। और देखते हैं तो भी कीप ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, तो आपके नंबर ऑफ ये जो नोड्स वाले पॉइंट है ना, ये बढ़ते जाते हैं। So we'll study this, don't worry, we'll see a mathematical analysis of it. बट अभी आपको ये समझ में है स्टैंडिंग वेव दिखता कैसे है, बनता कैसे है, आई होप समझ में आया होगा। We'll go through the calculations and the derivation. तो बच्चों अभी जो हमने देखा था, अभी उसका एक सिमुलेशन देखो यहाँ पर। आर यू एबल टू सी हियर कि यहाँ पे पार्टिकल साइमल्टेनियसली ऊपर जा रहा है, साइमल्टेनियसली नीचे आ रहा है। आर यू एबल टू सी दिस? वो साइमल्टेनियसली ऊपर जा रहा है, साइमल्टेनियसली नीचे आ रहा है। तो स्लो मोशन, तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। इसका अगर स्लो मोशन देखोगे तो आपको देखोगे सारे पार्टिकल्स एक्चुअली एटलीस्ट इस और इस पॉइंट के बीच के सारे पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली ऊपर जा रहे हैं और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के सारे पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली नीचे आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। ठीक है, साइमल्टेनियसली सब पार्टिकल्स मीन पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली सारे पार्टिकल्स मीन पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। देखो नेक्स्ट देखो, फास्ट मोशन देखोगे तो ऐसा ऐसा दिखाई देगा और स्लो मोशन में देखोगे तो यार रियल टाइम में देखते हैं। देखो ये पार्टिकल ऊपर है, ये सीइंग बच्चे सारे पार्टिकल एक्चुअली साइमल्टेनियसली दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे साइमल्टेनियसली सारे पार्टिकल्स मीन पोजीशन पर पहुंच, और यहाँ पे देखो वेव्स कैसे बन रही है। सीइंग दिस ऐसे दिख रहा था ना हमें, करेक्ट? यस और नो? ठीक है, तो आई डोंट नो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, सो इसको हम जरा स्लो मोशन में देखते हैं। ये देखो यहाँ पर साइमल्टेनियसली सारे पार्टिकल्स मीन पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, मुझे समझ में आया स्टैंडिंग वेव। यहाँ पर भी देखो जरा, इसको जरा यहाँ पर देखो, सर वो एंड में बाउंड्री कैसी है, सॉफ्ट बाउंड्री? यहाँ पे यस फिक्स सर। बाउंड्री है ना, ये फिक्स बाउंड्री है ना। तो सर वो एम्पलीट्यूड उसकी वजह से बढ़ना चाहिए ना, मतलब
क्योंकि फिर वापस बढ़ने तो से यहाँ पे तो आपका कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे Yes, बोल रहे हो? क्योंकि ट्रांसफर तो हो नहीं रहा है कुछ। कहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है? सर एक मेरे सेकंड। कहने का ये मतलब है कि हमने फिक्स बाउंड्री में देखा था ना कि किस तरह से वेव का मोशन हो रहा था। हाँ तो सर यहाँ अच्छा, पे यहाँ पर आप बोलो, यहाँ पर ये दो पॉइंट फिक्स है, ये दोनों पॉइंट फिक्स है, ठीक है। यस सर। इसके एंड पॉइंट्स आर काइंड ऑफ फिक्स, यहाँ पर भी एंड पॉइंट्स आर काइंड ऑफ फिक्स, ठीक है। समझे क्या श्रेया? समझे कि यस नहीं? सर। यस सर। यस। एक सेकंड। अभी देखो, ऑलमोस्ट वी हैव काइंड ऑफ अचीव्ड काइंड ऑफ, यहाँ पे अभी भी नहीं मिल रही, बट अगर देखो आप, अगर मैं, ओके, तो वी हैव काइंड ऑफ अचीव्ड, यू नो, काइंड ऑफ एक स्टैंडिंग वेव जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको, ऑलमोस्ट वेरी क्लोज। हाँ, तो ऐसे दिन इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। मुझे डैम्पिंग कर देते हैं थोड़ा एम्पलीट्यूड को। ओके, तो यहाँ पर देखो बच्चे, तो ऑलमोस्ट वी हैव अचीव्ड, इन दिस केस वी हैव अचीव्ड दिस थिंग, करेक्ट। तो ये वाले जो ग्रीन वाले पॉइंट्स हैं वो क्या हो गए, नोड्स हो गए। तो देखो वो ऑलमोस्ट रेस्ट पर ही है, अप्रोक्सीमेटली, कैन अप्रोक्सीमेट जो ग्रीन वाले पॉइंट्स हैं, एटलीस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं, बट ठीक है। जैसे इसमें अगर आप देखो तो इसमें स्टिमुलेशन आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये वाला जो पॉइंट है ये हमेशा रेस्ट पर है। कौन सा पॉइंट? मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस वाले, ये देखो ये वाला पॉइंट हमेशा रेस्ट पर है, ये नोड हो गई। ये देखो ये वाला पॉइंट हमेशा रेस्ट पर रहेगा, ये नोड हो गई, दीज आर ऑल नोड। तो इसमें भी आप बना सकते हो स्टैंडिंग में, बट फॉर दैट यू नीड सम लॉट ऑफ एडजस्टमेंट एंड ऑल, ठीक है। तो और ये सब पॉइंट्स आपके नोट्स हो गए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं? देखो बाकी सारे पॉइंट्स मूव कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर दीज पॉइंट, ये पॉइंट हमेशा रेस्ट पर है, ठीक है। ओके, तो चलो स्टैंडिंग वेव्स देखते हैं, इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं स्टैंडिंग वेव्स की। ओके, तो बच्चों आपको आई थिंक ये तो बात समझ में आ गई होगी कि जिस रेट से एनर्जी इनपुट हो रही है और जिस रेट से एनर्जी आउटपुट हो रही है, करेक्ट, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, वी गेट सम काइंड ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। जब इस तरह के आपने स्ट्रक्चर देखे होंगे ना, इस तरह के आपने स्ट्रक्चर देखे, ठीक है, इस तरह के आपने स्ट्रक्चर देखे हैं। तो हम अभी देखेंगे किस फ्रीक्वेंसी पर हमें स्टैंडिंग वेव्स मिलेंगी, एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में, ये सब हम देखेंगे अभी। पर उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग स्टैंडिंग वेव एंड नॉर्मल प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं, जब हमने ये देखी थी ना, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के, इससे जो इस वाली वेव से जो इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। एंड दिस इज ऑल, ये सब जो है दिस इज बेसिकली है स्टैंडिंग, ये स्टैंडिंग वेव है। अभी तक हम जो वेव्स देख रहे थे वो कौन सी वेव्स थी बच्चों, वो स्टैंडिंग वेव्स थी। So now let's try to see some differences between progressive waves and standing waves. देखो प्रोग्रेसिव वेव्स जो होती है हमारी, उसमें हर पार्टिकल, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होता है वो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव के केस में एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल कीप्स ऑन चेंजिंग, या हम ऐसा बोल सकते हैं। देखो प्रोग्रेसिव वेव्स में क्या होता है कि हमने अभी क्या देखा, प्रोग्रेसिव वेव पहले हम समझते हैं क्या होती है प्रोग्रेसिव वेव, आपको मालूम तो हो गई। जैसे अभी मान लो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ऑसिलेट कराया, तो आफ्टर t/4 टाइम ये पार्टिकल ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला जो पार्टिकल, ये पार्टिकल अभी, ये पार्टिकल नीचे आएगा और ये पार्टिकल ऊपर जाएगा,
तो ये t/4 टाइम में आपको ऐसा दिखाई देगा कुछ। फिर t/2 टाइम में आपको कैसा दिखाई देगा, यू विल सी समथिंग लाइक दिस। ये पार्टिकल यहाँ पर है, ये ऐसा, ये पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, और जो नेक्स्ट पार्टिकल इज रेडी टू मूव। देखो इस तरह का हो रहा है प्रोग्रेसिव वेव में, करेक्ट। तो दैट मीन्स व्हाट, सारे पार्टिकल्स जो है दे आर काइंड ऑफ मूविंग विद अ, मतलब जो जो इस पॉइंट का जो ऑसिलेशन होगा, ये सारे पार्टिकल्स दे आर मूविंग अप टू, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दे आर, ये सब के सब एक मैक्सिमम डिस्टेंस को मूव कर रहे हैं यहाँ पर, करेक्ट, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्टैंडिंग वेव्स में ऐसा नहीं होता। स्टैंडिंग वेव्स आपने देखा है ऐसा, हमने देखा पहले ऐसे था, फिर स्टैंडिंग वेव्स ऐसे हो गया, इसको आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो स्टैंडिंग वेव्स को, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, करेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टैंडिंग वेव्स आप क्या बोल सकते हो कि प्रोग्रेसिव वेव्स है यहाँ पे, स्टैंडिंग वेव्स है। तो ऑल पार्टिकल्स move to maximum amplitude at some given point of time, correct। ये चलो हम ये बोले थे पहले, तो all particles move to maximum amplitude, that means इसका भी एम्पलीट्यूड, ये इसका मैक्सिमम ही होगा, ये हमेशा अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को जाएगा। लेकिन स्टैंडिंग वेव्स में ऐसा नहीं होता। स्टैंडिंग वेव्स में क्या होता है, स्टैंडिंग वेव्स में क्या होता है, पार्टिकल्स जो है ना, अगर सपोज यहाँ पे आपको ऐसे दिखा रहा है, दिख रहा है, तो ये पार्टिकल केवल और केवल इस पॉइंट और इसका एम्पलीट्यूड केवल इतना होगा, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड केवल इतना होगा, ठीक है। इस पार्टिकल का तो एम्पलीट्यूड 0 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, करेक्ट। तो ऑल पार्टिकल्स हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड, करेक्ट, उनका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता है, करेक्ट। समझ में आई बात की नहीं आई। स्टैंडिंग वेव्स में क्या होगा, ऑल पार्टिकल्स विल हैव अ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, डिफरेंट एम्पलीट्यूड फॉर ऑल गिवन टाइम, ठीक है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड, ठीक। अच्छा दूसरा क्या है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, देखो जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती है उसमें ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे, करेक्ट, ये क्या होता है, जैसे इसका और इसका अगर आप ये देखो फेज डिफरेंस है, इसका इसका देखो, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर, ये डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर रहेंगे। पार्टिकल्स विल बी एट डिफरेंट टाइम्स, विल बी एट डिफरेंट पोजिशन। समझ में आ रही बात, पार्टिकल्स जो है डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर रहेंगे, या डिफरेंट टाइम्स, या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पर भी एक्चुअली डिफरेंट टाइम्स में पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जितने भी पार्टिकल्स है दे रीच मीन पोजीशन एट द सेम टाइम। यहाँ पर अगर आप देखोगे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली कभी नहीं पहुंचते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। स्टैंडिंग वेव्स में क्या होता है, वी कैन राइट इट लाइक दिस, ऑल पार्टिकल्स दे रीच मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल हैं सब के सब मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे, ठीक है, साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे सबके सब मीन पोजीशन। यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। अभी देखो ये मीन पोजीशन पर है, हो सकता है एक्सट्रीम पर हो जाए, फिर ये मीन पर हो जाए। तो ऑल पार्टिकल्स मतलब दे विल नॉट बी इन द मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली, करेक्ट, दे विल बी एट साइमल्टेनियसली, दे विल बी एट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन। समझ में आई ये बात, एक नहीं आया बच्चा ये बात। बच्चे बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, अब देखो दूसरा चीज क्या है, अगर आप, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझनी है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे के सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पर साइमल्टेनियसली पहुंच रहे हैं, और सब पार्टिकल्स के अलग अलग एम्पलीट्यूड, सब पार्टिकल्स अलग अलग एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करते हैं। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड तो सेम है, और
साइमल्टेनियसली दे विल, ये सब पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर होंगे, करेक्ट। बल्कि स्टैंडिंग वेव्स में क्या होता है, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं दे आर ऑलवेज एट मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली, वो हमें सबके सब मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे। मैंने आपको भी सिमुलेशन में भी दिखाया था ये चीज। ये 2 पॉइंट समझ में आए। और एक तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ये सोच सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर एनर्जी जो होती है, यहाँ पे एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यहाँ पर इट इज लाइक एनर्जी इज बीइंग ट्रैप्ड बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो रही, एनर्जी इज काइंड ऑफ ट्रैप्ड इन द सेंस, क्योंकि जितनी एनर्जी आ रही उतनी है और इज देयर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज गोइंग, तो यहाँ पर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी बच गई जो कि हमेशा कांस्टेंट है, या आप ऐसा बोलो एनर्जी जो है इस पूरे सिस्टम में ट्रैप हो गई है। ठीक है, जस्ट अ वर्ड टू यूज, एनर्जी ट्रैप हो गई है। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? एनर्जी इज काइंड ऑफ ट्रैप। तो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ एनर्जी इज बीइंग ट्रैप्ड? क्योंकि यहाँ पर देखो हर एक पार्टिकल का, करेक्ट, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड तो सेम है, ये एम्पलीट्यूड तो बढ़ नहीं रहा है ना, करेक्ट। दैट मीन्स यहाँ पे इसकी जितनी एनर्जी दिस हैज, मतलब उसकी एनर्जी अभी उतनी रहेगी, इसकी जितनी एनर्जी उसकी एनर्जी इतनी रहेगी, करेक्ट। तो एनर्जी हम बोलते हैं एनर्जी ट्रैप्ड बिटवीन 2 पॉइंट। यहाँ पे बिकॉज पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो दैट्स व्हाई वी हियर से दैट एनर्जी यहाँ पर काइंड ऑफ ट्रैप्ड हो गई है। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, एनर्जी यहाँ पे ट्रैप नहीं हुई है, बट यहाँ पे एनर्जी जो है वो यहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है, इसलिए तो हर पार्टिकल जो अपना मीन पोजीशन तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी इज बीइंग ट्रांसमिटेड, यहाँ पर एनर्जी इज ट्रैप, यहाँ पर एनर्जी इज ट्रैप्ड। समझे ना मैंने क्यों बोला एनर्जी इज ट्रैप्ड? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हर एक पार्टिकल जो है उसका खुद का एक कुछ एम्पलीट्यूड है, और वो एम्पलीट्यूड बढ़ नहीं रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर भी देखो ये जीरो है, तो जीरो ही है, ये इसका भी एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ रहा है। मतलब क्या हुआ, अगर इसको यहाँ पे एनर्जी ट्रांसमिट हो रही होती तो इसका फिर एम्पलीट्यूड बढ़ना चाहिए था, तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जीरो है तो जीरो ही है भाई वो। तो यहाँ पर हम बोलते हैं एनर्जी यहाँ पे दिस इज काइंड ऑफ ट्रैप। ठीक है, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली यहाँ पे ये ध्यान रखो, नोड्स क्या होते हैं, एंटी नोड्स क्या होते हैं। These points are nodes and these points are known as anti-nodes. ठीक है, देख लो, कुछ डाउट किसी को? कुछ डाउट है तो बताओ मुझे। तो जब मुझे पहली स्टैंडिंग वेव मिली तो कुछ इस तरह से दिखाई देती थी ना, अगर आपको याद होगा तो। अब मेरा डायग्राम थोड़ा अच्छा बन नहीं रहा है, बट you have seen that first kind of standing wave that you saw was something like this. ठीक है, ठीक है ना। तो और यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पे सारी के सारे पार्टिकल्स मीन पोजीशन पर साइमल्टेनियसली आएंगे और साइमल्टेनियसली ही ये नीचे जाएंगे, सारे के सारे पार्टिकल साइमल्टेनियसली। मतलब जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर होंगे ना, सारे पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर भी साइमल्टेनियसली होंगे, सारे के सारे पार्टिकल इस वाले एक्सट्रीम पोजीशन पर भी साइमल्टेनियसली होंगे ना, तो विल रीच लाइक दिस। तो आपको इस तरह का कुछ शेप देखने को दिखाई देगा स्टैंडिंग वेव का। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं इसकी लेंथ ये एल है, तो आपको नहीं लग रहा है ये एक एल इज एक्चुअली इक्वल टू लैम्डा बाई 2? यस बच्चे बताओ, यहाँ पर एल जो है वो एल इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? दिख रहा है हमें यहाँ पे? अच्छा, अब यहाँ पर इस पल्स, ये जो पल्स है जिस रेट से स्ट्रिंग में जा रही होगी, मतलब इस पल्स की कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, वेलोसिटी ऑफ अ पल्स जो होता है, ये आप हम लोगों ने 11th में देखो एक ये रिलेशन किया था, टी बाई म्यू होती है, ये हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में किया था। मतलब अगर एक स्ट्रिंग में पल्स आपने जनरेट करी
तो कितनी वेलोसिटी से जाएगा दैट विल डिपेंड ऑन टेंशन एंड म्यू क्या है यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, टेंशन और म्यू क्या मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला आ रहा है आपका। तो इस पल्स की अगर मान लो मैं इस स्ट्रिंग में एक पल्स जनरेट करता हूँ तो इसकी एक कुछ वेलोसिटी होगी, करेक्ट। तो अगर मुझे वेलोसिटी पता है और मुझे पता है लैम्डा इज इक्वल टू 2l, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो यहाँ से जब तुम फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी विल बी हाउ मच, फ्रीक्वेंसी इज वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड जो होता है वो लैम्डा बाई टी होता है, ठीक है। वेव वेलोसिटी इज लैम्डा बाई टी या न्यू लैम्डा, न्यू इज व्हाट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितना v बाई लैम्डा हुआ, तो v यहाँ पे ये हो गया और लैम्डा इज यहाँ पे 2l। तो अगर तुम्हें वेलोसिटी पता है वेव की और अगर तुम्हें स्ट्रिंग की लेंथ पता है तो किस फ्रीक्वेंसी पे जो पहली स्टैंडिंग वेव मिलेगी वो तुम्हें पता चल गया, पता चल गया अभी आपको। तो v को तुम यहाँ पर 1/2l रूट ऑफ f बाई म्यू ऐसे भी लिख, f इज बेसिकली टेंशन, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? तो इस वाली वेव को, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या, ठीक है, इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है। अब देखो, अब मान लो मैंने और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो अब मुझे देखो क्या हुआ, देन आई सॉ, आपने देखा था ना इन दैट वीडियो, तो व्हेन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी वी गेट्स अ वेव फॉर्म, ऐसा कुछ तो मुझे दिखाई दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो अगेन ये लेंथ तो एल ही है ना, तो अब यहाँ पे ये जो एल है ये लैम्डा के बराबर हो गया ना, एल जो है वो लैम्डा के बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे अभी जो फ्रीक्वेंसी आई तुम्हारी, वी तो सेम रहने वाली है, वी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है मीडियम में, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितना वी बाई एल हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको म्यू वन बोल देते हैं, और ऊपर देखो मेरा कितना आया था, म्यू नॉट वी बाई टू एल आया था। तो डोंट यू थिंक इट इज 2v/2l या 2 टाइम्स v बाई एल, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, विच इज नथिंग बट 2 टाइम्स म्यू नॉट। और इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड हार्मोनिक के फर्स्ट ओवर टोन, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड हार्मोनिक, देखो ये सेकेंड हार्मोनिक, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवर टोन। समझ में आई बात कि नहीं आई? चलो और फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, क्या कैसा आपको दिखाई देगा, कुछ तो ऐसा दिखाई देगा ना। तो अब बताओ यहाँ पर, अभी ये जो लेंथ है, दिस एल इज इक्वल टू व्हाट, एल इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, कितना, दिस एल इज इक्वल टू, देखो ये लैम्डा है और ये लैम्डा बाई 2 है, तो एल क्या हम बोल सकते हैं, एल इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे लैम्डा कितना हो गया, लैम्डा हो गया 2l/3, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हो अगेन v बाई लैम्डा, लैम्डा है 2l/3, 3v/2l, करेक्ट। और ये देखो ये किसका, ये 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के हमें ये ऐसा मिल गया हमें, ठीक है कि नहीं बच्चों? ठीक है ना, ओके। तो इसको हम बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक,
थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकेंड ओवरटोन। देखो दैट मीन्स व्हाट, अगर पहली देखो तो पहली फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी जिसको हमने फर्स्ट हार्मोनिक बोला था, फर्स्ट हार्मोनिक कितना आया था, कितना आया था V/2L, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हमें कहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स मिल रही है, इस पर मिली ना 2V0 पे, करेक्ट। तो ये हो गया मेरा सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है। फिर मुझे किस पे मिली, ये हो गया मेरा थर्ड हार्मोनिक। ये फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी मत लिख लेना इसको। तो चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे, 1 2 3 इसको ऐसे लिख लेंगे, करेक्ट। इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे भी सेम चेंज कर लेते हैं। मुझे समझ में आई ये बात कि नहीं आई, किसी को कुछ डाउट इसमें, किसी बच्चे को कुछ डाउट इसमें, किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी से। क्योंकि वो यहाँ पर आप देखो फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी या दिस इज द फंडामेंटल, ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। तो यहाँ पे जितने भी ये देखो, दिस इज बेसिकली व्हाट, उसको मैं एक काम करता हूँ। तो यहाँ पर बस आप ये ऑब्जर्व करो, 0.067 था ना। अब अगर मैं इसको नेक्स्ट हार्मोनिक में देखूँ, नेक्स्ट देखता हूँ, तो देखो इसका जस्ट डबल हो गया, ठीक है, इसका जस्ट डबल हो गया, करेक्ट। तो जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगी फिर इसका इंटू 3 कर दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट फोर्थ हार्मोनिक जो रहेगा वो इसका इंटू 4 कर दो। तो यहाँ पे देखो आपको 4 लूप्स मिलेंगे, 4 हार्मोनिक मतलब 4 लूप, करेक्ट। अब देखो 5 हार्मोनिक में 1 2 3 4 5 लूप इंटू 5, 0.00334 6 1 2 3 4 5 6 करेक्ट। then next 1 2 3 4 5 6 7 correct, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इंटू 8 कर दो तो विल गेट लाइक दैट। समझ में आई बात कि नहीं आई, ओके। अब बेसिकली अब हमें क्या करना है अब हम व्हाट वी आर सीइंग, ठीक है, वन ओपन एंड मतलब क्या हुआ, ये वाला जो पॉइंट होगा ना बच्चों, अभी ये पॉइंट तो फिक्स होगा, बट दिस पॉइंट इज फ्री टू मूव। पहले हमने क्या देखा था, इसके पहले 2 फिक्स्ड एंड में हमने क्या देखा था, दिस पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट फिक्स है, करेक्ट। अब लेकिन जो नेक्स्ट वाला केस हमारा आ रहा है वो कैसा केस है, एक पॉइंट तो फिक्स है, समझ में आ रही बात, एक पॉइंट फिक्स है, लेकिन दूसरा वाला जो पॉइंट है दिस इज फ्री टू मूव, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज फ्री टू मूव। तो देखो वेव का शेप कैसा बनेगा, वेव का शेप कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, इसका जो हार्मोनिक दिखाई देगा, फर्स्ट हार्मोनिक दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना। इस तरह का शेप दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट शेप देखो कैसा दिखाई देगा आपको इसमें, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना ये हमेशा ऐसा आपको दिखाई देगा, दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये हमेशा भी मैं ये अभी पहले जो पहले वो देखो क्या था, क्योंकि वो पॉइंट फिक्स था, ठीक, ये वाला पॉइंट बिकॉज दिस वाज फिक्स, ये दोनों नोड बन रहे थे। अब क्योंकि ये वाला पॉइंट फिक्स है और ये वाला पॉइंट दिस इज फ्री टू मूव, करेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा एंटी नोड और ये बन जाएगा मेरा नोड। आई होप ये बात समझ में आई होगी बच्चों को। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया आपके लिए। तो अभी हम देखते हैं, अगर मेरा मान लो एक पॉइंट फिक्स है, ऑब्वियसली दोनों पॉइंट तो फिक्स नहीं हो सकते, दोनों पॉइंट लूज नहीं हो सकते, एक पॉइंट को फिक्स करना ही पड़ेगा हमें।
तो एक पॉइंट फिक्स है, दूसरा पॉइंट मेरा कैसा है, दूसरा एंड मेरा इज फ्री टू मूव। तो हमें जो फर्स्ट हार्मोनिक दिखाई देगा वो इस पॉइंट पर मेरी नोड बन जाएगी, और इस पॉइंट पे मेरी क्या बन जाएगी, इस पॉइंट पे मेरी एंटी नोड बन जाएगी। तो अगर मान लो मैं बोलता हूँ इसकी लेंथ एल है और साउंड की वेलोसिटी वी है, तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट हार्मोनिक कितना होगा, बता सकते हो? मैं इसको जीरो लिख दूँ, फर्स्ट हार्मोनिक हम इसका लिख देते हैं। यस बच्चे, बता सकते हो कितना होगा फर्स्ट हार्मोनिक यहाँ पे? चलो ट्राई करो, यहाँ पे फर्स्ट हार्मोनिक कितना होगा। यहाँ पे v इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पल्स ऑन दिस स्ट्रिंग, और आपको फर्स्ट हार्मोनिक बताना। जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी बताओ, इसके एक प्रॉब्लम भी करेंगे हम, एटलीस्ट एक प्रॉब्लम तो करेंगे। तो वेलोसिटी v है, इसका लेंथ l है, तो अब देखो ये जो लेंथ l है ये लैम्डा बाई 4 के बराबर है, तो फिर लैम्डा जो होगा 4l होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है जो कि हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये कितनी हो गई, v बाई 4l हो गई, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट कैसा हमें वेव मिलेगा यहाँ पर, नेक्स्ट जो वेव मिलेगा देखो, दिस इज एंटी नोड, दिस इज नोड, एंड दिस इज ऑल्सो नोड, है ना। तो ये देखो ये लैम्डा बाई 2 है और ये लैम्डा बाई 4 है, तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 कितना हुआ, कितना हुआ, 3 लैम्डा बाई 4 हो गया ना ये। तो यहाँ पे एल जो है ये 3 लैम्डा बाई 4 है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी तुम्हें मिलेगी, तो इसको हम क्या बोलते थे बच्चों, इसको देखो ऊपर मैंने क्या बोला था, इसको हम बोल रहे थे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक, करेक्ट। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं आपको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, और देखो सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। तो ओवरटोन बताता हूँ, अच्छा मैं इसमें बताऊंगा, मैं इसमें आपको बताता हूँ, थर्ड हार्मोनिक एंड सेकंड ओवरटोन, ठीक है, ठीक है। तब देखो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी तुम्हें कितनी होगी, ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये जो फ्रीक्वेंसी होगी कितनी होगी, v बाई अगेन v बाई लैम्डा, लैम्डा इज 4l बाई 3, 3v बाई 4 है। दैट मीन्स अभी जो हमें सेकेंड हार्मोनिक, मतलब यहाँ पे जो सेकेंड नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगी, दैट विल नॉट बी द ट्वाइस ऑफ दिस, इसके ट्वाइस पे नहीं मिले बल्कि इसके 3 टाइम्स ऑफ पे मिल रही है ना, करेक्ट। तो जो सेकेंड में तुमने फर्स्ट इसको लिया, इसको सेकेंड लिया, ठीक है। म्यू टू यहाँ पर कितना होगा, 3b बाई 4l, विच इज 3 टाइम्स ऑफ म्यू वन। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? अब जो हमें नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो कैसे दिखाई देगी, कुछ ऐसे दिखाई देगी। तो यहाँ पे ये लैम्डा हो गया और ये लैम्डा बाई 4 हो गया, तो l इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 4, ठीक है, ठीक है। l इज इक्वल टू 5, l जो है कितना है, l इज 5 लैम्डा बाई 4, तो यहाँ पे लैम्डा देखो कितना हुआ, 4l बाई 5, यहाँ पे v इज इक्वल टू, ये म्यू जो है म्यू इज इक्वल टू v बाई l, ठीक है। तो यहाँ पे v कितना है मेरा, v इज सॉरी v बाई लैम्डा ना, v इज इक्वल टू म्यू टाइम्स लैम्डा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे लैम्डा कितना आ रहा है,
v बाई लैम्डा की वैल्यू 4l/5, तो 5v/4। अब देखो ये अगर मैं इसको μ3 बोलता हूँ तो दिस इज 5 टाइम्स ऑफ म्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किस किस फ्रीक्वेंसी पे हमें मिल रहा है, यहाँ पे किस किस फ्रीक्वेंसी पे हमें, अच्छा किस किस फ्रीक्वेंसी पे हमें यहाँ पर स्टैंडिंग वेव मिल रही है। तो पहली जो स्टैंडिंग वेव मिली मुझे μ1 पे मिली, इट वाज v/4l। जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मिली मुझे वो कितनी थी, 3v/4l। नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी मिली वो कितनी थी, 5v/4l। इसी तरह जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो कितनी होगी, 7v/4l। मतलब यहाँ पे जो बीच में जो 2v, 4v और 6v ये सब एब्सेंट है फ्रीक्वेंसीज का। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। अब ये नेक्स्ट देखो, इसके बाद हमें सडनली ये मिल गई, दिस इज द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी दैट वी आर गेटिंग। तो दिस इज द, ये इससे तो हायर है, फंडामेंटल से हायर है इन दैट स्ट्रिंग। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन हमें जो इंस्ट्रूमेंट में जो दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद वाली फ्रीक्वेंसी जहां पर हमें स्टैंडिंग वेव मिली है, उसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। एंड दिस इज थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, दिस इज व्हाट, second overtone, and this is my fifth harmonic। ठीक है, उसी तरह this is my third overtone and this is my seventh harmonic। बच्चों समझ में आया आपको ये स्टैंडिंग वेव का कंसेप्ट, समझ में आया कि नहीं आया? और वेलोसिटी के, साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। v को आप हमेशा यू कैन टेक इट टू बी t/μ। t इज टेंशन एंड μ इज मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। ओके, जल्दी से देख लो, कुछ डाउट किसी को है तो पूछ लो। ठीक है, फिर हम एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, देन विल एंड। कोई भी fx है, इफ दिस इज, आप fx माइनस c कर दोगे, इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन। और अगर आप f ऑफ x प्लस c कर दोगे तो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या ओमेगा टी माइनस, वॉट एवर वेट। अगर माइनस है तो मतलब ये फंक्शन हमेशा इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा ना, जो वेव है हमारी वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। ठीक है, और अगर मैं इसको प्लस कर देता हूँ, a sin kx plus omega t, so that means this wave is traveling in this direction, correct। तो अब जल्दी से अगर हम इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दें, ठीक है, तो I just add this and this, so what do I get? बताओ, कोई बता सकता है क्या क्या टर्म आएगा यहाँ पर इफ यू ऐड दीज टू टर्म? बहुत ही सिंपल है एक्चुअली, सिंपली आपको बस इसको एक्सपैंड कर देना है। यहाँ पर देखो, a sin kx cos omega t, ठीक है, प्लस cos kx sin ओमेगा t। ठीक, और यहाँ पर देखो हमें क्या मिल जाएगा, sin ऑफ kx cos ओमेगा t, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ये प्लस cos kx plus sin omega into sin omega t। तो आई थिंक व्हेन यू ऐड cos kx वाला टर्म आई थिंक कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली यू आर लेफ्ट विद 2a sin kx cos omega t। तो y1 plus y2 is this। ठीक है, समझ में आई बात? तो एनीवेज दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो इस पर हम बात, तो ये वाला जो टर्म होता है ना बेसिकली स्टैंडिंग वेव, ये वाला जो टर्म है ये एम्पलीट्यूड का टर्म है। ठीक है, तो इस पर हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में मोस्टली। ठीक है, आई थिंक विल एंड इट हियर, और आई विल शेयर यू द नोट्स एंड वीडियोस। प्लीज इसको एक बार रिवाइज कर लेना और गो थ्रू योर बुक में एक बार पढ़ लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा और इस पर चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए विल एंड इट हियर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। चलो बस, आई एम एंडिंग दिस सेशन।